हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। आज मैं आपसे बात करूंगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की यूनिट को सीएसएनएट लाइफ साइंसेज के एस्पिरेंट कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एक बहुत ही चैलेंजिंग यूनिट मानते हैं। उसकी वजह भी है कि इस यूनिट से बहुत अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चंस की क्वालिटी की भी बात करूँ तो बहुत अच्छी डेप्थ के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मार्क्स कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो अगर आप दिसंबर 2023 के पेपर की एनालिसिस करके देखें तो दिसंबर 2023 के पेपर में ही मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आप देखें तो तकरीबन 38 मार्क्स के क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आए हैं और इवनिंग शिफ्ट में लगभग 42 मार्क्स के। ये क्वेश्चन पार्ट बी में भी आपको देखेंगे। दोनों ही यूनिट में 5-5 क्वेश्चन आए हैं पार्ट बी में, और पार्ट सी के में लगभग 7 क्वेश्चन आए थे मॉर्निंग शिफ्ट में, 8 क्वेश्चंस आए हैं इवनिंग शिफ्ट में। तो आप समझ सकते हैं एक अकेली यूनिट जो आपको तकरीबन 40 से 45 नंबर दे सकती है, उस यूनिट को आपको बहुत अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एरिया के क्वेश्चंस की एनालिसिस करें तो आपको 2 तरह के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन, स्पेशली जो पार्ट बी में क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मली इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। आपको पता होना चाहिए आरएनए पॉलीमरेज 2 की फंक्शनिंग क्या है, सीटीडी टेल कैसे काम करती है, तो इन्फॉर्मेशन होती है। एक्सोन्यूक्लियस प्रूफीडिंग एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसको बोलते हैं, तो ये आपसे इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट वे आपको पता होना चाहिए ये एक्टिविटी इसमें पाई जाती है। और पार्ट सी में नॉर्मली क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलते हैं, जहाँ आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अगर है तो आप उसको अप्लाई करके उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको डिफरेंट टॉपिक्स में बहुत अच्छा कमांड हो, आपने मल्टीपल रिवीजन्स किए हों, बहुत सारी प्रैक्टिस करी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आप तब कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, अगर एक बार कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आपने रिवीजन नहीं भी किया, तब भी आप सही करके आएंगे। ठीक है। अब देखिए, जब आप किसी भी यूनिट की प्रिपरेशन शुरू करते तो सबसे पहला चैलेंज होता है किन रेफरेंस बुक को यूज़ किया जाए। आइए आपको एक ब्रीफ आइडिया देते हैं कौन सी बेहतरीन बुक है इस फील्ड की जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। देखिए यहाँ सेंटर में सबसे पहले मैंने 2 बुक्स रखी हैं। एक ब्रूस एल्बर्ट्स की 2022 का एडिशन है, 7th एडिशन। दूसरी वाटसन की बुक, 7th एडिशन 2014 में आया था। लगभग 900 पेज की बुक है, जबकि ब्रूस एल्बर्ट्स की बात करूँ तो तकरीबन 1550 पेज की। यूज़ बुक्स हैं बट बेहतरीन बुक्स हैं। उसके अलावा मैं वीवर की बुक की भी तारीफ़ करूँगा। वीवर की बुक और भी पुरानी 2012 में आई थी, तकरीबन 900 पेज की बुक है। 5th एडिशन अवेलेबल है, लेटेस्ट जो भी मार्केट में अवेलेबल है। बहुत अच्छी बुक है, स्पेशली अगर आप एक्सपेरिमेंटल ओरिएंटेशन डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे डिस्कवरी, कैसे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करे गए, तो वो इन्फॉर्मेशन इस बुक में बेहतरीन दी हुई है। उसके अलावा बहुत सारे लोग लिविन को भी बहुत लाइक करते हैं। ये सभी बहुत ही ह्यूज बुक हैं, आपको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप डीएनए स्ट्रक्चर या डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़्यादा अलग से कुछ पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस बार आपको एग्जाम में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक बुक के नाम पर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आप आर्थर कॉनबर की बुक को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप डीएनए स्ट्रक्चर के लिए चाहें तो डिकर्सन या सिंडन की बुक बहुत अच्छी मानी जाती है। ये सभी बुक अपने अपने एरिया की बेहतरीन बुक्स में काउंट होती है और ऑब्वियसली इनको रीड करने के लिए आपको इनफ टाइम भी देना पड़ेगा। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की टीचिंग बहुत अच्छी, आप अच्छे किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं जहाँ की क्वालिटी ऑफ टीचिंग बहुत अच्छी, तो हो सकता है काफ़ी ये बुक्स आपके यहाँ टीचिंग में यूज़ भी करी जाती हो, आपके यहाँ लाइब्रेरी में अवेलेबल भी हो। आपने हो सकता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में इन कुछ बुक्स को पढ़ा भी हो। ऐसे केस में जिन लोगों का थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा होता है उनके लिए इन रेफरेंस बुक को यूज़ करने में मुश्किल नहीं आती। बट अगर आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि इन बुक्स को 6 मंथ्स में पढ़ना, कमांड आना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर आपने टारगेट बनाया 6 मंथ्स में जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो थोड़ा सा आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ एक यूनिट आपको सीएसएनएट के लिए प्रिपरेशन नहीं करने, आपको 13 यूनिट प्रिपेयर करनी होती है। ऑब्वियसली 13 की 13 नहीं करते हम लोग क्योंकि काफ़ी चॉइसेस होती, बट स्टिल आपको कुछ यूनिट्स तो बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी। और अगर एक यूनिट में आप इतनी बुक्स, इतना टाइम स्पेंड करें तो बाकी टाइम कहाँ से लाओगे। ठीक है। तो अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होती है, रेफरेंस बुक बहुत अच्छी रहती है। बट अगर आपको लगता है कि आपको 6 मंथ्स में क्वालिफाई करना, आपको बहुत अच्छा मटेरियल चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए,
आप इतनी रेफरेंस बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते 900 पेज की बुक्स पढ़ने का, ऑब्वियसली बहुत समय चाहिए होता। तो कैटलिस्ट पब्लिकेशन की एक बुक है 4th एडिशन में वॉल्यूम 1, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दी गई, लगभग 160 पेजेस के आसपास में। ठीक है, दिसंबर 2023 में जैसा अभी मैंने आपको दिखाया कि 38 मार्क्स के क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में और तकरीबन 42 मार्क्स के क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में आए। आज मैं उन सारे क्वेश्चंस को इस बुक से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, 200 पेज की बुक 160 पेजेस पे कमांड करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। और मैं साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि CSIR किस टाइप के क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एरिया से पूछ रही है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि यू विल गेट क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, यू विल गेट क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और किस तरह से आपको अपने स्टडी मटेरियल को यूज़ करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आज मॉर्निंग सेशन की। इवनिंग सेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके मैं बाद में आऊँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो मॉर्निंग सेशन में आपको 2 मार्क्स का दिखाई देता है, वो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, जिस पे आप देख सकते हैं, जिसमें बोल रहे हैं कि 15 spontaneous ARA mutant of E. coli that were not able to utilize arabinose as a sole carbon source in minimal synthetic medium at 42 डिग्री सेल्सियस वर आइसोलेटेड। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, अरेबिनोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं 42 डिग्री सेल्सियस पे। बट हाउएवर इंटरेस्टिंगली all these mutants were able to use arabinose as the sole carbon source at 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 42 डिग्री सेल्सियस पे वो लोग अरेबिनोज को सोल कार्बन सोर्स के फॉर्म में यूज़ नहीं कर पा रहे, बट 30 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ कर ले रहे हैं। बेस्ड ऑन द above information, which one of the following option represent the most likely type of mutation? अगर आप कैटलिस्ट की बुक में म्यूटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो म्यूटेशन के चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट दी गई परमिसिव और रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन की। ठीक है, कि सर्टेन कंडीशन जो परमिसिव कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको एक टाइप का फिनोटाइप दिखाई दे रहा है और रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस में आपको दूसरा टाइप का फिनोटाइप दिखाई दे रहा है, जो यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा है। क्या रेवेन्यूज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं 42 डिग्री सेल्सियस पे, बट यूटिलाइज कर रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिचुएशन किस टाइप की म्यूटेशन के केस में अराइज हो सकती है। अगर हम लोग डिलीशन की बात करें तो आप जानते हैं डिलीशन के केस में यू आर लूजिंग सम ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। अगर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स लॉस्ट हो गए, डिलीट हो गए, तो टेम्परेचर का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इफ़ दोज न्यूक्लियोटाइड हैव बीन डिलीटेड तो वो जीन का एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस यू इंसर्ट देम। तो इंसर्शन तो यहाँ हो नहीं है, आपने सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया है, तो डिलीशन आंसर नहीं हो सकता। दूसरा इन्वर्जन, ऑब्वियसली इन्वर्जन का भी कोई लेना देना टेम्परेचर से नहीं होता। आप जानते हैं इन्वर्जन 2 तरीके का, पेरिसेंटिक एंड पैरासेंटिक इन्वर्जन, जो क्रॉसिंग ओवर को सप्रेस करने का काम करता है, और यहाँ पे अगेन टेम्परेचर से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आप जानते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कुड अकर ईदर बिकॉज ऑफ इंसर्शन और बिकॉज ऑफ डिलीशन। इन एनी केस द कोडन विल बी आउट ऑफ फ्रेम, रीडिंग ऑफ द कोडन विल बी आउट ऑफ फ्रेम, नॉट द वन विच वॉज ओरिजिनली प्रेजेंट। Again, it has nothing to do with the change in temperature. Okay, so again it cannot be an option. Then look at the 4th option which says missense mutation. What happens in the case of missense mutation? Missense mutation के केस में जो कोडॉन में चेंज होता है उससे एक दूसरी अमाइनो एसिड कोड होने लगती है। ठीक है, बेस सब्सटीट्यूशन या किसी भी तरह की म्यूटेशन की वजह से यू स्टार्ट कोडिंग दैट ट्रिपलेट कोडॉन विल कोड फॉर अ डिफरेंट अमाइनो एसिड देन द ओरिजिनल वन। अब मिसेंस को भी हम लोग डिवाइड करते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, बट अमाइनो एसिड का टाइप चेंज हो और अमाइनो एसिड का टाइप का फ़र्क पड़ सकता है फंक्शनिंग पे। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली आंसर इस केस में आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ लॉजिक यूज़ करना, आपको बैकग्राउंड में पता होना चाहिए डिलीशन इन्वर्जन क्या होते हैं। ऑब्वियसली क्रोमोसोमल एबरेशन के चैप्टर में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये म्यूटेशन वाले चैप्टर में इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो एक सिंपल सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि दिसंबर 23 के मॉर्निंग सेशन में आया। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, RNA polymerase is an enzyme that transcribes DNA sequence into RNA. Which one of the following is not a property of the RNA polymerase? ठीक है, अब देखिए ऑब्वियसली ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ बुक में, तो सिंपल सी तो हर बुक में आपको मिलेगी, कोई बहुत यूनिक सी बात नहीं। अब RNA polymerase की प्रॉपर्टी आपको पता है,
आइए ऑप्शंस पे रीड करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट्स आरएनए सिंथेसिस विदाउट प्राइमर्स दैट प्रोवाइड अ फ्री 3OH ग्रुप। आपको पता है कि आरएनए लाइक डीएनए रेप्लिकेशन में यू नीड प्राइमर्स, बट आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट नीड प्राइमर। ठीक है, इन्होंने पूछा कौन सी नहीं है प्रॉपर्टी, दिस इज अ प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी एन आंसर। आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट नीड अ 3'OH, इट कैन carry out synthesis de novo. Next, RNA polymerase have high fidelity due to the action of proofreading endonuclease activity. कैसा होता है? Does it have this proofreading endonuclease activity? RNA polymerase errors induce करता है, उसमें भी editing properties होती हैं, but वो अलग तरीके से होती हैं। ठीक है, not because of proofreading activity. तीसरा, in eukaryotic RNA that encodes ribosomal proteins, ध्यान दीजिएगा यहाँ वर्ड पे, दे टॉकिंग अबाउट राइबोसोमल प्रोटीन्स, दे नॉट सेइंग राइबोसोम्स। ठीक है, इस ट्रांसक्राइब तो ऑब्वियसली आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोटीन्स को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, राइबोसोमल प्रोटीन्स आरएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा। अगर हम लोग राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं तो वो आरएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा ट्रांसक्राइब होता है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, आप भी जानते हैं कि ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन किसी भी बुक में मिलेगी, ऑब्वियसली कैटलिस्ट की बुक में भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूँ, बट ये बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। कौन सा पॉलीमरेज कौन सा ट्रांसक्राइब करता है ये आपको पता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी बुक में आपको मिलती है। लेकिन देखिए यहाँ दिया आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। इन्होंने राइबोसोमल प्रोटीन्स की बात करी है, तो राइबोसोमल प्रोटीन की सिंथेसिस जो है, प्रोटीन एमआरएनए सिंथेसिस आप भी जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 करता है, तो 3 भी करेक्ट है, तो it cannot be an answer. Then RNA polymerase initiates RNA synthesis from defined regions of DNA, बिल्कुल सही, defined regions होते हैं। प्रमोटर डेजिग्नेट करता है, RNA polymerase वहाँ पे बाइंड करेगा, फिर एक डिफाइंड टर्मिनेटर सीक्वेंस भी होता है। ठीक है, उसकी बात थोड़ी सी और अलग भी हो जाती है RNA polymerase 1, 2, 3 के केस में, तो वो अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो 4 भी स्टेटमेंट सही है, 3 भी सही है, 1 भी नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर आप भी जाने, जो नहीं इन्हें नॉट पूछा है तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट आपको इस बुक में मिलेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ओवरवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कॉज्ड बाय एंड रिमूव्ड बाय। ठीक है, अब देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर रखा था, पेज नंबर 239 पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। हेलिकेज का काम क्या होता है, आप भी जानते हैं हेलिकेज रेप्लिकेशन के दौरान नीडेड होता है, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करता है, अनवाइंड करता है, और उस प्रोसेस में आगे वाले एरिया में सुपर कॉइलिंग, जब डीएनए को आप ओपन अप करोगे तो आगे वाले एरिया में सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है, जो हेलिकेज करता है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या पूछा कि डीएनए ड्यूरिंग एप्लीकेशन ओवरवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कॉज्ड बाय एंड रिमूव्ड बाय। रिमूव कौन करता है, देखिए यहाँ पे अगर आप हेलिकेज के फंक्शंस देखेंगे, ठीक है, तो द प्रोटीन दैट डू सो आर नोन एज हेलिकेजेस, ये क्या करते हैं, डबल हेलिकल न्यूक्लिक एसिड रिक्वायर्स द डबल हेलिक्स बी अनवाउंड। The proteins that do so are known as helicases, and they form a diverse group of enzymes that initiate a variety of functions including DNA replication. Helicase function by translocate along one strand of double helical nucleic acid so as to unwind the double helix in the path. The reaction is driven by hydrolysis of NTP. Helicase have been classified. ये पूरा इसमें इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। दूसरा उन्होंने पूछा आपसे कि रिमूवल का काम कौन करता है, तो इसके लिए भी देखिए होता क्या है कि देखिए यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सब चीज़ें आप बहुत ध्यान से, अगर आपके पास कैटलिस्ट की बुक है, अगर आप कैटलिस्ट के प्रीवियस बैच के स्टूडेंट रहें, तो मैं कहूँगा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में है, बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से लाइक 2 एंजाइम्स होते हैं। जैसे यूकैरियोट्स की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियोसोम की प्रेजेंस की वजह से नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस होती है। वही नेगेटिव सुपर कॉइलिंग प्रोकैरियोट्स के केस में इंट्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, जाइरेज। ठीक है, इन्हें आपसे पूछा है, एंड रिमूव्ड बाय, सुपर कॉइलिंग रिमूव कौन करता है, जाइरेज रिमूव करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी हुई है। ठीक है, द एंजाइम इंट्रोड्यूसेस नेगेटिव, ये लिखा है कि इन प्रोकैरियोट्स अ रोल सिमिलर टू दैट ऑफ न्यूक्लियोसोम इज प्लेड बाय एन एंजाइम नोन एज जाइरेज। दिस एंजाइम इंट्रोड्यूसेस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है,
बट थर्मोफिलिक बैक्टीरिया में पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस करी जाती है, वो जिस एंजाइम के द्वारा करी जाती है उसका नाम है रिवर्स जाइरेज। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इन्हें क्या पूछा, डीएनए ड्यूरिंग एप्लीकेशन ओवरबाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कॉज्ड एंड रिमूव्ड बाई, ठीक है। तो प्राइमेज क्या काम करता है, प्राइमर इंट्रोड्यूस करता है, प्राइमर ऐड करता है, टोपोआइसोमरेज लाइक अनवाइंड करने में मदद करेगा, बट ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि प्राइमेज दिया हुआ है। इसी तरह से 2 भी नहीं हो सकता, हेलिकेज एंड डीएनए पॉलीमरेज 4 भी नहीं हो। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, 3 प्राइम एंड को एक्सटेंड करना, पॉलीमराइजेशन कॉज करना, तो उसका कोई लेना देना नहीं। तो इसका सही करेक्ट आंसर हेलिकेज ओवरबाइंडिंग और रिमूवल का काम जाइरेज करता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में है, ठीक है। तो ठीक है, इसका आंसर आपका थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 स्ट्रैंड ऑफ ए पैलिंड्रोम ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 5 प्राइम, ये आपको सीक्वेंस दिया गया है। Which one of the following forms of nucleic acid structure will be adopted in water? यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि वाटर में ये सीक्वेंस कौन सा डीएनए कन्फॉर्मेशन अडॉप्ट करेगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने थॉरोली स्टडी, लाइक इसमें ऑप्शन देखिए ए बी जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, तो आपको समझ में होना चाहिए बी फॉर्म डीएनए कब बनता है, ए फॉर्म डीएनए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में देखिए यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब देखो आपको साफ दिखाई देगा बी डीएनए फॉर्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली मेटल आयन सच एज सोडियम आयन व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अबाउट 92%, बहुत हाई ह्यूमिडिटी के केस में। उसके अलावा द बी फॉर्म विच इज ऑब्जर्व एट हाई ह्यूमिडिटी मोस्ट क्लोजली करस्पॉन्ड टू द एवरेज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एक्वस कंडीशंस में आपको बी फॉर्म डीएनए देखने को मिलता है। अगर आप देखें मोर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है ना, इस सीक्वेंस में अगर हैं तो दे क्रिस्टलाइज इन द ए फॉर्म डीएनए, बट यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है 75%। यहाँ पे उन्हें किस कंडीशन में पूछा, वाटर के केस में पूछा है। अगर ये नहीं लिखते तो इसका आंसर आप ए फॉर्म करते, बट ये लाइन लिखने की वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर्म डीएनए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में अच्छे से थॉरोली रीड करिए, आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P bodies are discrete cytoplasmic collections of RNA and proteins that are involved in, देखिए पेज नंबर 378 पे पहुंचते देखें क्या दिया हुआ है। देखिए ध्यान से रीड करिए, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इन द प्रोसेस mRNA causes sequestration of mRNA into so called processing bodies, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, into so called processing bodies where it eventually undergoes, processing bodies में क्या हो, where it eventually undergoes poly A shortening, decapping and degradation, ठीक है। बुक थॉरली पढ़िए तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कौन सी 3 चीज़ें हो रही हैं। पॉली ए शॉर्टनिंग मतलब डीएडेनाइलेशन, डीकैपिंग एंड डिग्रेडेशन। आइए देखिए ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन डीएडेनाइलेशन, डीकैपिंग, एमआरएनए डिग्रेडेशन बिल्कुल सही। दूसरे में डीएडेनाइलेशन, एमआरएनए डिग्रेडेशन नो। तीसरा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखिए फर्स्ट आंसर करेक्ट है, आपकी बुक में इंफॉर्मेशन है। बुक रीडिंग थॉरो करिए, 160 पेजेस पे कमांड करना डिफ़िकल्ट नहीं है, पहले इन्जॉय करिए, ठीक है। देखिए अब ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें लॉजिक नहीं चलेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। अच्छा यही एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि इस इन्फॉर्मेशन से, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ना तो आपको वाटसन में मिलेगी ना लॉडेश में मिलेगी, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखिए जो इनिशिएशन फैक्टर 6 की बात कर रही है, आपको पूरी वाटसन में कहीं पे भी इनिशिएशन फैक्टर 6 का रोल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनसे आपको परेशान नहीं होना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है और आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शंस में ई आ रहा है और किसी तरीके से आप और ऑप्शंस को निगेट नहीं कर पा रहे, मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप स्कोर कर सकते हैं और कैसे आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हो। तो अगर आपके करंट डेटाबेस में, आपके रैम में ये इन्फॉर्मेशन नहीं, बेटर स्किप दैट क्वेश्चन,
एक दो क्वेश्चन छोड़ने से आपका कुछ नहीं नुकसान हो रहा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपली स्किप कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन मेरी बुक में भी नहीं है, मैंने बोला बहुत सारी रेफरेंस बुक में नहीं, ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा उन्होंने दी थी। आपको वीवर में एक लाइन इसके ऊपर दिखती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी मैं स्किप करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड with the same concentration in water will form a stable stem loop structure upon annealing by heating and अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, इन्होंने क्या पूछा आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड विद सेम कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर विल फॉर्म ए स्टेबल स्टेम लूप स्ट्रक्चर। स्टेम लूप स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच में बनेगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री अपॉन अनीलिंग बाई, अब आप देख लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए GGC, यहाँ पे भी GG आ गए, तो GG तो आपस में पेयर करेंगे नहीं। ठीक है, तो 1 नहीं हो सकता। आपको सिंपल सिर्फ सीक्वेंस पे नज़र डालनी है। यहाँ देखिए, अब AG के साथ तो पेयर नहीं करेगा, GG के साथ नहीं करेगा, ये भी नहीं हो सकता। AU हो सकता है, फिर UU नहीं हो पाएगा, GC हो सकता है, CG हो सकता है, जरा है ना। तो देखिए यहाँ पे शुरू में फंस रहा है मामला। ठीक है, और भी देखते चले जाइए, फिर आ जाइए सेकंड पे, CG के साथ पेयर करेगा, CG के साथ पेयर करेगा, GC के साथ पेयर करेगा, AU के साथ, ये देखिए पूरा मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2। आप मिला के देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। उन्होंने आपसे क्या पूछा, स्टेबल स्टेम लूप स्ट्रक्चर कब बनेगी, जब कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे, आपको वही देखना है बैठ के। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट सिंपल सा क्वेश्चन था, करने लायक था एग्जाम में। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अ न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया वाज क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग एन आर्टिफिशियल ऑपरॉन टू अलाउ बैक्टीरियल सेल्स टू ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। ठीक है, एक न्यू ऑपरेंट बनाया, आर्टिफिशियल ऑपरेंट बनाया जो आयरन के प्रेजेंस में काम कर सके, विच अलाउ बैक्टीरिया सेल्स टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। ध्यान दीजिएगा, the Fe++ operon consisted of genes that made the cells capable of tolerating increased iron। ठीक है, हायर आयरन कॉन्सेंट्रेशन पे भी आयरन ये ऑपरेंट काम करेगा, ये आपको इंश्योर करना है। आयरन वो उसी में मदद कर रहे हैं इसकी जो प्रोटीन्स हैं। फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ दिस ऑपरेंट द फॉलोइंग डिजायरेबल फीचर्स वर कंसीडर्ड। आइए ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। पहला कहता है अ रिप्रेशर प्रोटीन विच इज एक्टिव एंड बाउंड टू आयरन। अब देखिए आयरन की प्रेजेंस में ऑपरेंट को फंक्शन करना है, ऑपरेंट हैज़ टू फंक्शन। तो अगर रिप्रेशर प्रोटीन आयरन की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाए तो रिप्रेशर प्रोटीन तो ऑपरेंट को सिंथेसाइज नहीं होने देगी, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि रिप्रेशर अगर एक्टिव हो गया तो वो जाके बाइंड कर लेगा प्रमोटर से ऑपरेटर पे, और प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करके सिंथेसिस नहीं होने देगा ऑपरेंट की, तो ये आंसर तो नहीं हो, क्योंकि आप चाहते हो आयरन की प्रेजेंस में ऑपरेंट ट्रांसक्राइब होता रहे, वो फंक्शन करता रहे, वो एक्सप्रेस होता रहे, तो इस केस में तो नहीं हो पाएगा। आइए दूसरे केस में देखते हैं। एन एक्टिवेटर प्रोटीन विच इज एक्टिव व्हेन नॉट बाउंड टू। अब देखिए एक्टिवेटर प्रोटीन, अगर ध्यान दिए, एक्टिवेटर प्रोटीन विच इज एक्टिव व्हेन नॉट बाउंड टू आयरन, मतलब क्या हुआ, आयरन से बाउंड होगी तो एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी, उस केस में सिंथेसिस नहीं हो जाए, और यू वांटेड टू फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो ऑब्वियसली आंसर भी नहीं हो सकता, है ना। नेक्स्ट देखिए, a repressor protein which is inactive, a repressor protein which is inactive when bound to iron। ठीक है, अब देखिए रिप्रेशर प्रोटीन आयरन बाइंडिंग पे इनएक्टिव हो जा रही है, जब रिप्रेशर इनएक्टिव रहेगा तो ऑपरेंट एक्सप्रेस होता रहेगा, यही आप चाहते भी कि आयरन की प्रेजेंस में ऑपरेंट सिंथेसाइज होता रहे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। रिप्रेशर प्रोटीन विच इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूटिव, रिप्रेशर कॉन्स्टिट्यूटिव भी अगर एक्टिव होगा तो ऑपरेंट सिंथेसाइज ही नहीं कर पाएगा, कभी भी एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका तीसरा करेक्ट आंसर। अब देखिए नॉर्मल अगर आपको आपने लैक ऑपरेंट, ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट को पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है, आपने जो नॉलेज वहाँ पे सीखी, यहाँ लैक ऑपरेंट नहीं दिया, इन ऑपरेटर प्रमोटर स्ट्रक्चर जी नहीं मेंशन कर रहे हैं, बट दे expect you to transfer that knowledge which you learned during the process of lac operant, tryptophan operant in solving this question. It is such an easy question. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप ऐसे क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में नहीं करके आ रहे तो आप अपना नुकसान करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पूछा? द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट द रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म पेज नंबर 234 पे आपको कैटलिस्ट की बुक में दिखाई देती है। आइए देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि अनदर फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन कॉल्ड रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन सम वायरसेस एंड इन द F factor a small circle of extra chromosomal DNA of E. coli. This form of replication is initiated by break in one of the nucleotide strand that creates 3' OH, है ना। और देखिए कि यहाँ टेबल दी हुई है। अब देखिए रोलिंग सर्किल में यूनिडायरेक्शनल है, वन सर्कुलर मॉलिक्यूल वन लीनियर मॉलिक्यूल, है ना। कहाँ पे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, आप ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन इसी मॉडल से रिलेटेड आपको पेज नंबर 250 पे मिलेगी, जहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करी गई विद डायग्राम्स। ये देखिए पूरा डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे, देखिए होता क्या है कि जरा सा नॉलेज, जरा सा इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन देखिए रिटेन तभी होगी जब आपने मल्टीपल टाइम अपनी बुक पढ़ी हुई है। ठीक है, देखिए मैं कोई 50 बुक्स आपसे पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, उल्टे सीधे PDF कोई कहीं से असेंबल करके एक सिंपल सी बुक में 160 पेजेस में सारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दी गई, वो आपसे कह रहा हूँ कि आप उस पर कमांड करिए। देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखें क्या कह रहा है कि लाइक ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इट अकर्स यूनिडायरेक्शनली विद ओनली वन रेप्लिकेटिंग फॉर्क, है ना। अभी मैंने आपको टेबल में दिखाया यूनिडायरेक्शनली हो रहा है विद वन रेप्लिकेशन फॉर्क, तो दिस स्टेटमेंट इज सही। तो ए वाले ऑप्शन यानी ये दो होंगे, ये तो खत्म हो गए। ठीक है, अब सी और डी पे अगर आप ध्यान दे लें, सी और डी में सी क्या कह रहा है, ई कोलाई यूटिलाइजेज दिस मैकेनिज्म टू रेप्लिकेट इट्स डबल स्ट्रैंडेड, ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए यूटिलाइज कर रहा था कि अभी आपने देखा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के लिए यूटिलाइज कर रहा था। अभी मैंने आपको पढ़ के रीड करके सुनाया था। तो फिर है ना ऑप्शंस में इन लैम्डा, अच्छा बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी वैसे आ ही नहीं रहा हम लोगों के केस में। बी में इन्होंने बोला कि ये क्या कह रहा है कि टू रेप्लिकेट डबल स्टैंडर्ड, तो ये तो गलत। अभी मैंने बोला कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के लिए हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। इन लैम्डा द प्रोजेनी डीएनए में रेंज सेवरल जीनोम लॉन्ग बिफोर इट इज़ पैकेज्ड। ठीक है, तो बहुत सिंपल से अब अभी जब आप इस डायग्राम में देखिए, है ना, आपको दिखाई दे रहा है कि बनते चले आते हैं नए नए, फिर वो कट होके कॉस्ट साइड पर रिलीज होते चले जाते हैं। तो आपका डी स्टेटमेंट भी सही है, ए स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान देना है कि मल्टीपल टाइम देखो, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा था। आप मल्टीपल टाइम रीड कर लें तब भी सॉल्व नहीं हो रहा अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं, अगर आपने ढंग से इन सब चीज़ों को समझा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, कोई एक अच्छी रेफरेंस बुक, कोई भी बुक जिस पे भी आपको यकीन हो, मैं नहीं कह रहा आप कैटलिस्ट की बुक ही पढ़िए, जो भी बुक आपको पसंद हो, बट कोई एक बुक पढ़िए, उसको मल्टीपल टाइम रीड करिए। ठीक है, जब हम लोग बुक डिज़ाइन करते हैं, चूँकि मैं ढेर सारी बुक से मटेरियल कलेक्ट करता हूँ, तो आपका कुछ काम हल्का हो जाता है कि आप अलग अलग जगह से नोट्स बनाए बैठ के, आपको एक जगह सब कुछ मिल रहा है, आप नोट्स बनाए फिर उसको रीड करें, फिर आप कितनी बुक्स अपने आप रीड करेंगे। देखिए बहुत ईजी होता है, सेलेक्ट होने के बाद शायद आप भी बोलेंगे मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा। रियलिस्टिकली सोचिए, क्या 6 मंथ्स में आप 900 पेज की वाटसन, 900 पेज की वीवर, 900 पेज की 50 कितनी किताब पढ़ लेंगे। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे दिखा दूंगा जो वीवर में दी गई वाटसन में नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हैं वाटसन में वीवर में नहीं है ना। तो अगर प्रॉपर एक जगह पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस तरह से CSR के एग्ज़ाम में बन के आ रहे हैं। वाह, इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए याला तो हो गया हम लोगों का। इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अ पोर्शन ऑफ mRNA, है ना। अब अगेन पेज नंबर 302 पे अगर हम चले जाएं, अब देखिए होता क्या है, वोबेल हाइपोथेसिस आपने पढ़ी हुई है, tRNA के एंटीकोडोन कैसे काम करता है वो भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ लॉजिक अप्लाई करना। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछ लिया था। ठीक है, ये वोबेल हाइपोथेसिस है, आपको पता है लाइक
अगर आप थर्ड बेस की बात करें mRNA का तो वो लूजली है ना, और इसी का फ़ायदा एंटीकोडॉन में आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि कौन सा एंड कौन सा है। देखिए mRNA में ये 5 प्राइम एंड है और ये आपका 3 प्राइम एंड है, ठीक है, ये 5 3 प्राइम एंड। ये आपके पास tRNA दिए हैं विद देयर एंटीकोडॉन के, उनमें आपको बेस पेयर्स दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये 5 है तो एंटीकोडॉन में इधर से 5 to 3 होगा, ठीक है। तो देखिए G के अगेंस्ट C आना चाहिए, U के अगेंस्ट A, ये 5 एंड दिया हुआ है तो इधर से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो CA और किसी ऑप्शन में नहीं मिलना है। थर्ड पे वोबल है आपका, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। कुछ नहीं करना, इतना हैवी सा क्वेश्चन डिज़ाइन किया है, आपको सिर्फ बेस पेयर्स पे ध्यान देना, एंड्स पे ध्यान देखना, कौन सा एंड कहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है। अब ये आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग कोडॉन एंटी कोडॉन की उसका एप्लीकेशन है ना। इस क्वेश्चन में कुछ याद नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं। वाह, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेज नंबर 266 पे जाते हैं पहले, क्योंकि आपने जैसे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जब आपने पढ़ा तो आप जानते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के केस में टर्मिनेशन 2 तरीके से होता है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं रो डिपेंडेंट प्रोटीन, जिसमें एक रो प्रोटीन मदद करती है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में, और एक जिसको बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, जिसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का रोल होता है टर्मिनेशन की प्रोसेस में। जैसे यहाँ पे आप देखें, इस डायग्राम पे ध्यान दें, देखिए इन्वर्टेड रिपीट्स हैं, डीएनए टेम्पलेट, ये डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जरा ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये इन्वर्टेड रिपीट्स हैं। और उसके बाद देखिए ये यहाँ पे 8 एडेनिन रेजिड्यू, 6 इसमें डायग्राम में शो किए एडेनिन रेजिड्यूज हैं, ठीक है। तो देखिए जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो जैसे इन्वर्टेड रिपीट का रेप्लिकेशन होगा, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये एमआरएनए से जैसे ये एमआरएनए का ये पोर्शन बाहर की ओर आएगा तो ये आपस में कॉम्बाइन करके स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। एंड देन यू हैव रन ऑफ ए, इन ए के अगेंस्ट यू आएगा, यू आता तो ए और यू की बेस पेयरिंग थोड़ी सी वीक होती है, और जब ये स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनती है, हेयरपिन स्ट्रक्चर बन जाती है लाइक पेयरिंग की वजह से, तो आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट रिटार्डेड हो जाता है। तो मूवमेंट कम हुआ और वीक बेस पेयरिंग हेल्प करती है इस एमआरएनए को डिसलॉज करने में, और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाता है। ये नॉर्मल टर्मिनेशन की प्रोसेस है, किस केस में, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन के केस में, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ, बेहतरीन क्वेश्चन। तो क्या कहते हैं कि गिवन बिलो इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन हुज ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेटेड इन अ रो इंडिपेंडेंट मैनर। When the terminator is operational, the short transcript of 150 base pair is formed, ठीक है, ध्यान से समझिए। जब टर्मिनेटर ऑपरेशनल है तो आपको शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट 150 बेस पेयर की मिल रही है, एंड व्हेन इट इज़ नॉट ऑपरेशनल यू गेट लॉन्गर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अबाउट 200 बेस पेयर्स। यानी जब ये ट्रांसक्रिप्ट लाइक टर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो 200 बेस पेयर का आपको लॉन्ग एमआरएनए मिल रहा है। A researcher generated several mutants in the terminator region and examined the transcripts obtained. ठीक है, देखिए क्या किया उसने, मैनिपुलेशन कौन कौन से करे। पहला तो 3 न्यूक्लियोटाइड इन द स्ट्रिंग ऑफ 8 टीज, है ना। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 8 80 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग डायग्राम देख रहे थे इस वाले देखे में ना, यहाँ पे एडेनिन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थाइमिन है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पे, तो 880 बेस पेयर्स होते। उनने क्या बोला, जो दूसरे पे थाइमीन है उसमें उसको रिप्लेस कर दें जीसीसी से। अब आप देखिए जीसीसी से रिप्लेस करोगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड में, तो ऑब्वियसली वो कॉन्सिक्वेंट चेंजेस आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड में भी दिखाई देंगे, ठीक है। जी के अगेंस्ट सी, सी के अगेंस्ट जी। और आप जानते हैं अगर एयू बेस पेयरिंग नहीं हो रही है तो डिसलॉजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, डिसलॉजमेंट पॉसिबल नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन आगे प्रोसीड करेगा, लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यू विल गेट ए लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट। नेक्स्ट दूसरा मैनिपुलेशन किया, द 8T सीक्वेंस वर ट्रांसफर टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस केस में भी वही होगा, अगर आप ए की जगह टी टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ले आओगे तो देखिए अब जब आप टेम्पलेट स्ट्रैंड पे टी लाए तो जो एमआरएनए बनेगा उसमें कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, टी के अगेंस्ट कौन आएगा, एडेनिन आएगा। और आप जानते 80 बेस पेयरिंग कहीं स्ट्रॉन्ग होती एयू बेस पेयरिंग के कंपैरिजन में। एयू बेस पेयरिंग के केस में डिसलॉजमेंट होगा, 80 के केस में नहीं होगा। यानी आपको कैसी ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, ठीक है।
बहुत सिंपल सा है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। देन द सीक्वेंस दैट जनरेटेड द पेयर्ड स्टेम वर अल्टर्ड। अभी हमने देखा ये सीक्वेंस से जिनसे पेयर्ड स्टेम स्ट्रक्चर बन रही थी, अगर हम इनको ऑल्टर कर दें, आपने देखा था इस हेयर पिन स्ट्रक्चर का काम क्या था, इट वॉज रिटार्डिंग द मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो अगर आप इस सीक्वेंस को चेंज कर दोगे तो स्टेम लूप नहीं बनेगा, हेयर पिन स्ट्रक्चर नहीं बनी तो क्या नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट रिटार्डेड नहीं होगा। इस केस में आरएनए पॉलीमरेज प्रोसीड पास्ट कर जाएगा और लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी। ठीक है। फोर्थ, द सीक्वेंस दैट जनरेटेड द पेयर्ड स्टेम वर ऑल्टर्ड टू डिसरप्ट पेयरिंग। पहले आपने उनको ऑल्टर किया जिससे पेयरिंग डिसरप्ट होगी, पेयरिंग डिसरप्ट होगी तो लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी। बट आगे क्या बोलते हैं, फॉलोड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनसेटरी म्यूटेशन टू रीस्टोर पेयरिंग। यानी आपने वाइल्ड टाइप सिचुएशन रीस्टोर कर दी। वाइल्ड टाइप सिचुएशन जैसे ही आप रीस्टोर करोगे तो शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, टर्मिनेशन हो जाएगी। भाई जैसी हेयर पिन स्ट्रक्चर बनी, रिटार्ड कर दी मूवमेंट को, बाद में आपके एयू बेस पेयरिंग वीक होगी, डिसलॉजमेंट हो जाएगी, तो इस केस में आपको शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट ए एंड डी गलत है, हमारे इन तीन में लॉन्ग मिल रही, इसमें शॉर्ट मिल रही है। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट ए बी डी एंड शॉर्ट नहीं, सी में नहीं है, डी में शॉर्ट हो रही है। शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट इसका देखिए फोर्थ ऑप्शन, लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट इन ए बी सी एंड शॉर्ट इन डी, ये फोर्थ आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल लॉजिक का एप्लीकेशन है ना, आपको ये आना चाहिए कि कैसे होता है रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, फिर उस नॉलेज को आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, आप उनको सही से समझिए, खेल वहाँ पे है। एक ही क्वेश्चन है एमआरएनए स्प्लाइसिंग के ऊपर, है ना, पेज नंबर 287 पे आपको नॉलेज मिलेगी। देखिए सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस बुक से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, है ना। 200 पेजेस पे अगर आप कमांड कर सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ भी है, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी आपको, है ना। 287 पे 288 पे देखिए ये पूरा है ना। आइए देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट एमआरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 6 एक्टिंग एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 6 एक्टिंग एलिमेंट, 6 एक्टिंग ब्रांच पॉइंट साइट प्रेजेंट नियर द 3' एंड। 6 एक्टिंग ब्रांच पॉइंट साइट नियर प्रेजेंट नियर द 3' एंड ऑफ ईच एक्सॉन। देखिए ये इंट्रॉन है, इंट्रॉन के 3' एंड के पास होती है ब्रांच साइट, ना कि एक्सॉन के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिए। देखिए ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इस डायग्राम पे नोटिस करिए, ये इंट्रॉन सीक्वेंस है। यहाँ पे देखिए जीओ, यहाँ पे एजी रोल जिसको हम बोलते हैं, ये ब्रांच साइट एडेनिन, ब्रांच साइट पे एडेनिन होता है। और देखिए ब्रांच साइट इज क्लोजर टू द 3' साइट ऑफ द इंट्रॉन, नॉट टू द एक्सॉन। यहाँ पे वर्ड एक्सॉन यूज़ किया है, तो दिस इज रॉन्ग, है ना। देखिए क्वेश्चन बड़ा सोच समझ के लोग डिज़ाइन करते हैं। देखिए मज़े में ऐसे नहीं कोई क्वेश्चन डिज़ाइन हो जाता, हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, आपको उस लॉजिक को पकड़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है, बाकी फिर वो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। दूसरा क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्प्लाइसिंग, ठीक है, रिएक्शन 2' OH ऑफ द कंजर्व्ड यूरेसिल एट द ब्रांच साइट। ब्रांच साइट पे यूरेसिल है कि एडेनिन है, अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, फिर द न्यूली लिबरेटेड इंट्रॉन अडॉप्ट्स अ शेप ऑफ ए लैरिएट ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ द 5' एंड ऑफ द इंट्रॉन टू द ब्रांच पॉइंट। देखिए इसका जो 5 पॉइंट है इंट्रॉन का, ज्वाइन कर रहा है एडेनिन से ब्रांच साइट के, तो ये स्टेटमेंट सही है। ड्यूरिंग द स्प्लाइसिंग प्रोसेस देयर इज नो नेट गेन इन द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। देखिए लिखा है इन दीज 2 रिएक्शंस, जो 2 रिएक्शंस एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस हो रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, इन दीज 2 रिएक्शन देयर इज नो नेट गेन इन द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। साफ लिखा हुआ है, 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड 2 न्यू वंस आर मेड। कोई नेट गेन नहीं है। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द स्प्लाइसिंग प्रोसेस देयर इज नो नेट गेन इन द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है, PRP22 a dead box helicase is required for stripping the spliced mRNA from the ribosome। देखिए साफ लिखा है, dead box helicase are also required to remove spliced mRNA from the spliceosome and trigger spliceosome disassembly। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, CDE, यानी 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए लाइफ बहुत इजी है अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, अदरवाइज तो फिर मुश्किल है। ठीक है,
सिर्फ 200 पेजेस 160 पेजेस की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मैंने दिसंबर 2023 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मॉर्निंग शिफ्ट के आपके सामने सॉल्व किए। आने वाले वीडियो में मैं आपको इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। देखिए, यहाँ बात ये समझने की है कि सही मेहनत सही डायरेक्शन में करने की ज़रूरत है। ये एग्ज़ाम टफ नहीं है अगर आपने सही स्टडी मटेरियल फॉलो करो, अच्छे से तैयारी करी हुई है। देखिए, मल्टीपल रिवीजन आप नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपको याद नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस मैंने ऐसे कराए जहाँ पे अगर वो स्टेटमेंट आपको श्योर नहीं हो, आपको नहीं नॉलेज उस स्टेटमेंट की, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। और इसीलिए 900 पेज की वाटसन, 900 पेज की उन किताबों को 6 महीने में पढ़ना और रिवाइज़ करना कहीं मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू 160 पेज की कैटलिस्ट की वॉल्यूम 1 की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को रीड एंड रिवाइज करना। मल्टीपल रिविजन्स दिए जा सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा लॉजिक और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, इतना आप यूज़ करोगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्कोर करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए, सब कुछ वही है जो आपने पढ़ा है, बस अच्छे से उस नॉलेज को अच्छे से रिटेन करिए, मल्टीपल रिविजन्स करिए, ताकि आप डिस्क्रिमिनेट करें स्टेटमेंट्स को, ऑप्शंस को, और कॉन्फिडेंटली एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। जल्दी इवनिंग शिफ्ट का वीडियो लेके भी आपके साथ आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।